डॉक्टर ने नुस्खा भी लिखा था, मगर मुरादाबाद में दवाएं खरीदने का ख्याल ही नहीं रहा। जोरा से पानी मांगना गजब हो गया। गिलास वापस लेते वक्त उसकी नज़र मेरी कलाई पर पड़ गई और वो फील मचाने लगा। जुमरू और सलमा भी बेकरार हो गए। मरहम और खून में सनी हुई कलाई कुछ और वहशत खैज हो गई थी। सलमा की तो चीख निकल गई। उन्होंने मुझे नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। जुमरू ने पुरानी पट्टी से कलाई साफ की। सलमा ने सामान से कपड़ा निकाल के नई पट्टी तैयार की। खून अब नहीं बह रहा था, मगर उन्होंने रेशमी कपड़ा जला के जख्म पे राख छिड़कने का टोटका आजमाया। मुसाफिर खाने में वक्त गुजारी के लिए सलमा अपने लिए जोड़े सीती रही थी। उसके पास कैंची भी थी। इन तीनों ने असरनो मेरी कलाई पर पट्टी बांध दी। बिठल अपनी जगह से नहीं उठा। जुमरू और जोरा ने पहली ही नज़र में जख्म की नोयत भांप ली होगी। जख्मों की वैसे भी उन्हें अच्छी पहचान थी। चाकू की लंबी सतवा लकीर, किसी जगह न हल्की न गहरी, जख्म जैसे तराशा किया हो। ऐसी ही एक पट्टी बिठल की कलाई पर बंधी थी। ये यकसानी जुमरू और जोरा के लिए किसी पहेली से कम ना होगी। सलमा की वजह से वो ज्यादा फैल नहीं सकते थे। इधर बिठल ने उन्हें पहले ही झड़क दिया था। उन्हें अपने इज़्तिराब का इजहार मुखर करने में बहुत घुटन हो रही होगी। डॉक्टर पुनीत की गोलियों का असर था या जख्म की सफाई और नई पट्टी का करिश्मा। रफ्ता रफ्ता जलन कम होती गई। गोलियों में यकीनन कोई गोली ख्वाब आवर भी थी। कुछ ही देर में सर भारी होने लगा। मैं दोबारा ऊपर की बर्थ पर चला आया। फिर कौन कौन से स्टेशन आए, कहाँ गाड़ी ठहरी, मुझे कुछ खबर ही नहीं रही। सूरज तकरीबन गरूब हो चुका था जब उन्होंने मुझे जगाकर बताया कि लखनऊ शहर आ गया है। हावड़ा एक्सप्रेस फैजाबाद नहीं जाती थी। जुमरू को फैजाबाद जाने वाली गाड़ियों का इल्म था। फैजाबाद तो खैर इसका आबाई शहर था। लखनऊ के गली कूचों से भी इसकी वाकफियत कम नहीं थी। बिठल के दोस्त लखनऊ के दादा कब्बन खान मरहूम से इसके और बड़े भाई जामू के खास मुरासिम थे। कब्बन खान की मौत भी हमारी बल्कि मेरी वजह से हुई थी। ना हम अब्बाजान की तलाश में तिब्बत का रुख करते, ना बिठल को अड्डा संभालने के लिए उसे कोलकाता बुलाना पड़ता। बिठल की मौजूदगी में कोलकाता के अड्डे पर कब्जे जमाने का सौदा रत्ना के दिमाग में कभी नहीं समा सकता था। ज्यादा दिनों की बात नहीं थी। लखनऊ शहर आके बिठल को कब्बन खान बहुत सता रहा होगा। मुझे याद था एक रोज रात को वो फैजाबाद के अड्डे पर गरजता बरसता आया था कि जामू के छोटे भाई जुमरू ने रोशन अमित तवाइफ लखनऊ से अगवा कर ली है। जरी की हवेली इसकी हालांकि नाजायज कब्जे से वागुजार कराने के लिए बिठल ने कब्बन खान ही को खत लिखा था। रत्ना ने शब खून मारा था, वरना कब्बन खान इस आसानी से पसपा होने वाला नहीं था। स्टेशन से बाहर आके हम तांगे में सवार हो गए। रात के वक्त लखनऊ की रौनक ही कुछ और होती है। आसमान साफ था, हवा में गर्मी की हल्की हल्की आमजिश थी। कुमकुमे रोशन हो गए थे और सड़कों पर खूब चहल पहल थी। हजरतगंज का इलाका तो देखने की चीज है। जुमरू हमें जदीद तरह से आरास्ता एक चमकते दमकते होटल में ले आया। पर्दा नशीन खवातीन के साथ बैठने के लिए होटल में कैबिन भी बने हुए थे। बिठल और सलमा को वहां बिठा के जुमरू और जोरा फौरन बाहर आ गए। मैंने मुसलसल यकीन दिलाता रहा कि अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो माने नहीं और होटल से कुछ फासले पर डॉक्टर श्रीवास्तव के मतब में आके ही उन्होंने दम लिया। मतब में मरीजों की भीड़ थी, मगर जाने जुमरू ने कंपाउंडर पर कैसा जादू किया कि डॉक्टर के रूबरू होने में हमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं थी। डॉक्टर ने सुई लगा के और नई पट्टी बांध के हमें जल्दी रुखसत कर दिया। नगरिया सदात के डॉक्टर पुनीत के नुस्खे में इसने बस एक दवा का इजाफा किया। डॉक्टर के तजस्सुस पर जुमरू मुझसे पहले बोल पड़ा। वो शीशे और 3 लग जाने ही का कोई उज़र कर सकता था। डॉक्टर को इसने मुतमईन कर दिया, लेकिन मतब से निकलते ही उसने और जोरा ने मुझे टेहो के मारने शुरू कर दिए। मैं उन्हें क्या बताता, लेकिन इधर उधर के हीलों से इनकी तशफ़ी न होती। मैंने मुतसरन असल बात बता दी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें मुझ पर अपने आप से ज्यादा एतबार था। आध घंटे के अंदर अंदर हम होटल वापस पहुंच गए। किसी को भूख नहीं थी, लेकिन यूं कुर्सियां तोड़ के होटल से उठ जाना वुज़ा के खिलाफ था। बैरे से सिर्फ चाय लाने को कहा गया था। वो केक, पेस्ट्रियां, नमकीन, बिस्किट और समोसे भी उठा लाया। चाय खत्म करते ही हम बाहर निकल आए। जुमरू की मालूमात के मुताबिक 10:30 बजे के करीब कोई गाड़ी फैजाबाद की तरफ जाती थी। जुमरू की राय थी कि क्यों ना रात लखनऊ में गुजारें। सुबह 9 बजे की गाड़ी से पहुंचने में 2:30-3 बज सकते हैं। इस वक्त हवेली के मकीनों को बेआराम करना मुनासिब नहीं होगा। बिठल तो जबरजब में पड़ गया था। रात किसी होटल में गुजारनी पड़ती। मुरादाबाद के मुसाफिर आने की बात और थी। होटल के कमरे में किली सुरमा का ठहरना अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए बिठल ने जुमरू का मशवरा मुस्तरद कर दिया। गाड़ी की रवानगी में हंसा वक्त था। जुमरू ने तांगे वाले को रोके रखा था। इस दौरान हम सलमा को शहर की कुछ और झलक दिखा सकते थे। गोमती पर जाने का वक्त नहीं था। बिठल ने कोचवान को सीधे स्टेशन चलने का हुक्म सादर कर दिया। अभी स्टेशन दूर था कि तांगे को रुक जाना पड़ा। आगे रास्ता बंद था, भीड़ लगी हुई थी, शोरगुल भी बहुत था। जुमरू जोरा हादसे के नवैये जाने के लिए तांगे से उतरना चाहते थे। बिठल ने रोक दिया। इतनी देर में हमारे पीछे भी मुख्तलिफ गाड़ियां खड़ी हो गई थी। वापसी का रास्ता बंद हो गया था। सिपाही भी उमड़ते हुए मौका पर पहुंच गए थे और सीटियां बचने लगी थी। सिपाहियों की दहलंदाजी से भगदड़ मच गई। जुमरू के पूछने पर इंतशार की हालत में भागते हुए एक राहगीर से सिर्फ इतना मालूम हो सका कि 2 आदमियों को छुरा घोंप दिया गया है।
तमाशाइयों को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चलानी पड़ गई। इस लम्हे एक शख्स लोगों की भीड़ काटता गिरता पड़ता हमारे तांगे के बाएं हिस्से से टकराया। वो आगे जाना चाहता था कि इसकी नजर जुमरू पर पड़ गई और उसने सरखुशी के आलम में नारा बुलंद किया। जुमरू भी उसे देखकर चीख पड़ा, अरे आगा पिया! आगा पिया तांगे की लगाम थाम के ठहर गया। जुमरू उस्ताद, कसम अल्लाह की क्या देख रहा हूँ, वो दीवाना वारी से बोला और इसकी छपकती आंखों से बिठल भी रोपोश न रह सका। हाँ ये उस्ताद, उस्ताद बिठल अपने आका भी हैं। गुलाम वारी, मैंने उसे पहले भी देखा था। 35 से 40 के दरमियान उम्र, लंबे कद, शरेरे जिस्म और सांवली रंगत का आगा पिया कबन खान के अड्डे का खास आदमी था। बाजार का इलाका उसके पास था। चाकू पर इसकी गिरफ्त का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उसने बिठल के पैर छू के माथे पर लगाए। जहे नसीब, जहे नसीब, आज तो इस नगरी के दिन फिर गए। क्या है हरियाले बन्ने, बहुत मस्ती में दिखाई देता है। बिठल ने तांगे में बैठे बैठे सदा लगाई। मस्ती तो आका आपके दीदार से हो गई। हाय, कितने दिनों बाद सरकार को इस गांव का ख्याल आया। कब्बन खान क्या गए, आका ने भी लखनऊ से किनारा कर लिया। आगा पिया हाथ लहरा के बोला, अब कौन है री इधर ही? बिठल ने बुलंद आवाज से पूछा। कौन होता आलम पना, कब्बन खान के जाने के बाद सब लुट लुट आ गया। वही अपने उस्ताद, खुदा उम्र दराज करे, बलाओं से महफूज रखे, वही शमशाद उस्ताद, जरा अड्डे का भरम रखे हुए हैं। उस्ताद शमशाद खान कब्बन खान का उस्ताद था। कब्बन खान के रुखसत हो जाने के बाद उसे मजबूरन अड्डे की चौकी पर बैठना पड़ा, वरना वो कब का गोशा नशीन हो चुका था। अभी तक वही गिद्ध चला रहा है, बिठल ने ताजुब से कहा। अब तो दिन बहुत हो गए। इस नोखे लाडले बन्ने हाँ की नोक पलक सवार रहे हैं। काटा छांटी पूरी नहीं हो पाती। कहने को बन्ने हाँ ही अड्डे के बाश सलामत है, मगर बस देखने के। कब्बन खान जानी का रंग जमाने को बहुत नृत भाव दिखाना पड़ेगा। ये लखनऊ है, यहाँ एक से एक सुरमा खानदानी पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए आका ही राज सिंहासन पर बैठ जाते तो सारे दिलदर दूर हो जाते। कलफ लगे कपड़ों से तो अड्डा नहीं चलता। आगा पिया की आवाज शोर में दब जाती थी। बिठल का तेवर दे के जुमरू ने माजत ख्वाना लहजे में कहा कि सरे दस्त, उस्ताद शमशाद हाँ के पास हाजिरी मुमकिन नहीं, हमें जल्द से जल्द फैजाबाद पहुंचना है। वो तो गाड़ी बदलने में कुछ वक्त था और लखनऊ में कुछ जरूरी काम भी था, वरना शहर की तरफ आते ही नहीं। उस्ताद शमशाद खान को सलाम कहना और कहना कि शायद लखनऊ जल्द ही आना हो। वाह सरकार, आगा पिया शिकायती लहजे में बोला। उस्ताद को खबर हो गई तो कैसे हैरान परेशान होंगे कि अपने दिलदार इतने करीब आके मिले बगैर चले गए। आएंगे रे जल्दी, कोई मजबूरी है। जैसा उस्ताद जुमरू ने बोला है ऐसा ही उस्ताद शमशाद को जाके बोल देना। बिठल ने उलझ के कहा, जान की अमान पाऊं तो जुबान खोलूं। आगा पिया हाथ जोड़ के बोला, उस्ताद शमशाद को बहुत मलाल होगा, कमर में बल आ जाएगा। पीछे की गाड़ियों ने वापस होना शुरू कर दिया था, इसलिए कुछ गुंजाइश हो गई और हमारे तांगे को भी वापस होने की जगह मिल गई। जुमरू और जोरा तांगे से उतर गए थे। आगा पिया दूर तक साथ साथ चलता रहा। पुलिस की नफरी में इजाफा हो गया था। आगा पिया की जुबानी मालूम हुआ कि बाजार में इन दिनों किसी चांदनी बानो नामी दुशीजा का तूती बोलता है। हुस्नो जमाल में युक्ता, रक्स के फन में भी मिसल है, आवाज भी खूब पाई है। खानपुर का कोई सरकश नौजवान जुनून की हद तक चांदनी बानो का तलबगार था और सारी आबाई दौलत अपने मकसूद पर निछावर कर चुका था। चांदनी बानो की निगरान तारा बेगम ने नौजवान से सारी शर्तें पूरी करा लेने के बावजूद वादा वफा नहीं किया और मजीद सितम ये किया कि बाला खाने पर किराए के एक शोरापस्त बाजार के मामलात के मुशाक और ऐसी सूरत से निपटने के माहिर हीरालाल से मदद चाहिए। हीरालाल चांदनी बानो और नौजवान के दरमियान दीवार बन गया और उसने भरे बाजार में नौजवान को जलीलो खवार किया। नौजवान बहुत दिनों से हीरालाल की ताक में था। वो अड्डे पर उस्ताद शमशाद खां के पास भी दुहाइयां देता हुआ आया था। शमशाद खां ने बाजार के मामलात में इस किस्म की मुदाखलत से साफ इनकार कर दिया था। आज नौजवान और हीरालाल की मुठभेड़ हो गई और नौजवान ने बेदरेक हीरालाल के पेट में छुरा घोंप दिया। जख्मी हीरालाल भी निहता नहीं था। लड़खड़ाते डगमगाते हुए उसे चाकू निकालने और नौजवान पर ओछा तिरछा वार करने का मौका मिल गया। दोनों खून में लथपथ होकर बेहोश हो गए। वही पुरानी कहानी थी। आगा पिया इतना ही जान सका था कि पुलिस आ गई और उसने वारदात की जगह से भाग निकलने में आफिया जानी। बहुत वादे वईद और इसरार तकरार के बाद आगा पिया हमसे जुदा हुआ। स्टेशन पहुंचकर मालूम हुआ कि गाड़ी की रवानगी में अभी 1.25 घंटा बाकी है। जुमरू टिकट खरीदने चला गया। हम चारों इंतजार गाह में आ गए। मुंह हाथ धोने और चाय पी के ताज़ा दम होने में आध घंटे के करीब वक्त चुपके से निकल गया। आगा पिया ने पानों का पूढ़ा साथ कर दिया था। बहुत खुशबूदार पान थे। जुमरू भी वापस आ गया था अपने बड़े भाई जामू के कोलकाता चले जाने के बाद। जुमरू ही फैजाबाद के अड्डे का निगरान था। दोनों भाई चाकू के हुनर में ताक थे। लखनऊ में उनका शोहरा था। यही वजह थी कि आगा पिया जुमरू को देखकर मचलने भड़कने लगा था। मेरे और बिठल के साथ जुमरू ने अपने रोजो शब का बहुत खून किया था। कोई कब तक किसी के लिए इतना वक्त निसार कर सकता है जहाँ इसकी पजीराई होती हो, जहाँ लोग इसकी आहटें पहचानते हो। हल्का भी
घर के मानिद होता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। जुमरू तो फैजाबाद के अड्डे का हाकिम था। घर जाने अपने ठिकाने पर वापस जाने की एक इसरारी मुसरत उसके चेहरे से यहाँ थी। उसकी रफ्तार और गुफ्तार में अजीब बेताबी सी नजर आती थी। गाड़ी की रवानगी में 15 मिनट या 20 मिनट रह गए थे कि बिठल ने उठ जाने का ऐलान किया। कुली ने सामान उठा लिया था। सलमा भी बुरका ओढ़ के तैयार हो गई थी। हम बाहर निकला ही चाहते थे कि अचानक दरवाजे पर शोर हुआ और इसी लम्हे दरवाजा खोल के कई आदमी अंदर दाखिल हुए। सबसे आगे उस्ताद शमशाद खां था। भरा हुआ जिस्म, म्याना कद, चमकती गंदमी रंगत, चिकन के सफ़ेद कुर्ते पजामे पर भूरे रंग की वास्कट, सर पर दुपलिया, एक हाथ में चांदी का कड़ा, गले में मुख्तलिफ पत्थरों की माला, कानों में सुनहरी दरिया। इस सन रसीदगी में जवानों की सी आन बान थी। छोटी छोटी आंखों में जैसे कुमकुमे रोशन थे। बिठल भाई, बिठल भाई। वो सर झटकते और हाथ फैलाए हुए आया और बिठल से लिपट गया। अब आखिरी वक्त में ये दिन भी देखना होगा, ये इंसाफ नहीं है। और बिठल को झंझोड़ते हुए बोला, भुला दिया अपने दीवाने को। आगा पिया ने छिनाल पना किया ना, सारा बोल दिया था उठाई गिरे को। बिठल ने शमशाद खां के पेशानी चूमते हुए कहा, क्यों चले आए तुम? कैसे नहीं आता? लखनऊ में उस्ताद बिठल आए और शमशाद खां चौकी पर ऐंठता रहे। पिया तो सुअर की औलाद चांद के पूरे 100 का हकदार है। क्या बोले शमशाद खां, जरूर आते। पर बिठल ने सलमा की जानिब देखते हुए हस्तकी से कहा, बिटिया सर आंखों पे। शमशाद खान सीने पर हाथ मार के बोला, बिटिया शमशाद खान नहीं है क्या? बहुत चक्कर काट के आ रहे हैं सजना, बिठल ने बोझल आवाज में कहा। पर घर आ रहे हो? लखनऊ में शमशाद खान जिंदा भैया साहब, मरा नहीं है। अपने को तो ऐसे ही तुम्हारा इंतजार था। शमशाद खान ने अपने साथ आने वाले अड्डे के आदमी को हुक्म दिया कि वह सामान उठा के तांगे में रखें। बिठल का हाथ पकड़ के शमशाद खान इंतजार गाह से बाहर आ गया। बिठल ने उसे समझाना चाहा, वो जल्दी दोबारा लखनऊ आने का वादा करता रहा, मगर शमशाद खान ने एक न सुनी। उसकी चितौन से अंदाजा हो गया था कि वो कुछ कहना सुनना लाहासिल है। किसी को भी इतने इसरार के बाद इनकार की मजाल न होती। अड्डे से कुछ फासले पर शमशाद खां के रिश्ते के भाई अजीज खां का घर था। अड्डे जाने से पहले शमशाद खां ने सलमा को वहां पहुंचाया और भाई को ताकीद की कि जनान खाने में सलमा से शहजादियों का सलूक किया जाए। शमशाद खान ने महज इसकी ताकीद और इंतबा पर इक्तफा नहीं किया, जनान खाने तक सलमा को खुद पहुंचा के आया। हम अड्डे आ गए। ये पुरानी तरज की कशादा इमारत थी। इतनी बड़ी भी नहीं मगर साफ सुथरी थी। दरो दीवार पर हाल ही में रोगन किया गया था। दलान में दीवार के साथ तख्त रखा था। सेहन और दलान में तख्त के आसपास चांदनियां बिछी हुई थी। तख्त के वस्त में बिठल को बिठाया गया। पहले से हासिल लोग मौजूद थे। रफ्ता रफ्ता इनकी तादाद बढ़ती गई। जो आता पहले बिठल को और फिर शमशाद खां को सलाम करता। कोई बिठल के पैर छूता, कोई हाथ चूमता। आगा पिया भी नजरें झुकाए हाथ बांधे बिठल के सामने आ खड़ा हुआ। बिठल मुस्कुराने के सिवा क्या कर सकता था? आगा मोतिया के हार लाया था। सबके गलों में इसने हार डाले। देखते ही देखते दलान और सेहन भर गए। दलान में सतून के साथ समावा और चाय की प्यालियां रखती गई थी। बिठल के लिए बतौर खास कुली की हुई फर्शी नक्कश, नीचे और चिलम और जरतार स्टिक के हुक्के का भी बंदोबस्त कर दिया गया था। बहुत से लोग किसी न किसी काम में मसरूफ थे और शमशाद खां के काम खत्म नहीं हो पाते थे। फिर कहीं से कब्बन खां का जानशीन जवाद साल बन्ने हाँ भी आ गया। निकलता हुआ कद, बादामी रंगत, कानों में मुतसर सी सुनहरी बाली, हाथों में कड़ा, सफ़ेद ब्राक लिबास और काली वास्कट। वो एक जमा जेब नौजवान था। अड्डे का आदमी मालूम ही नहीं होता था। बन्ने खां ने झुक के सलाम किया, बिठल के पैर छुए, हाथ को बोसा दिया। बिठल ने उसे पास ही बिठा लिया। थोड़ी देर में दस्तरखान सजा दिए गए। जाने किस तरह इतनी जल्दी इतने लोगों के लिए उन्होंने खाने का इंतजाम कर दिया था। बिरयानी, हल्के शोरबे का सालन, लौकी का रायता और चपातियाँ। शमशाद खां ने स्टेशन जाने से पहले ही खाने की तैयारी का हुक्म दे दिया होगा। उसे यकीन था कि वो हमें अड्डे से लेकर ही आएगा, वरना इतने कम वक्त में तो ये एहतमाम मुमकिन नहीं था। खाना खत्म होते होते 12 बज गए और फिर जैसे ही दस्तरखान उठाए गए, सेन के किसी गोशे से यकायक जरक बरक लिबासों में मलबूस 16 सिगार किए हुए भंडीले साजो सामान के साथ निकल आए। इनमें और नाचने गाने वाली औरतों में कोई फ़र्क था तो मुबालगा अमेज नाजो अदा का। पहली नज़र में तो कोई भी धोखा खा सकता था। उन्हें अपने दरमियान देख के बामों दर शोर से गूंजने लगा। मस्तानावार सदाएं, सीटियां और आहें तख्त के सामने आके पहले उन्होंने कोरनश बजा लाने के अंदाज में ताज़ीम पेश की। बिठल ने जेब में हाथ डाल के उन्हें कुछ नकती नज़र की। फिर वो बन्ने खान के सामने अड़ गए। एक शोख भांड ने घूंघट निकाल के वरमाला की तरह गेंदे का हार बन्ने खां की गर्दन में डाल दिया। एक ने बढ़ के बदन लचकाते हुए बुलाए नहीं। जब तक बन्ने खां ने इनकी हंसपे दिल खातर हुआ नजर नहीं गुजार दी, वो वहीं खड़े अटकेलियां करते रहे। इनमें से एक से बढ़ के एक था। सुरताल के पक्के थे, रक्स का अच्छा मुल्का था, नकाल भी कमाल के थे। उनके अश्वतराजियां, नाज नहरे, चटक मटक और ठुमकों ने सब ही को हंसाते हंसाते लोट पोट कर दिया।
1:30 के करीब जब महफिल शबाब पर थी, शमशाद खान ने हाथ उठा के उन्हें रोक दिया। अड्डे पर चंद ही आदमी रह गए। बिठल शमशाद खां के पास बैठा। मुझे जोरा और जुमरू को बन्ने खां पहली मंजिल के गुंबद जैसे कमरे में ले आया। कमरा सजा हुआ था। साफ बिस्तरों के अलावा ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। बिठल के लिए किसी और जगह इंतज़ाम किया गया था। आधी रात तो ऐसी ही गुजर गई थी। सुबह की गाड़ी से रवानगी का अब कोई इम्कान नहीं रहा था। नींद के लिए फरागत भी शर्त है। फरागत के लिए बेहिसी जबरी भी तो होती है। हम तीनों को जल्द ही नींद ने आ लिया। सुबह नाश्ते के बाद अड्डे के आदमियों के सामने शमशाद खान ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि वो अड्डे पर तादेर बैठना नहीं चाहता। उसे अब आज़ाद किया जाए। बन्ने खान की रगों में ताज़ा खून रवां है, हौसलामंद, जुज़्मी और मामला फहम है। जहाँ तक बन पड़ा है, बन्ने खान की तरबियत दिलो जान से की गई है। शायद अब कोई कसर नहीं रह गई। बाकी तजर्बा खुद सबसे बड़ा मौलम है। शमशाद खान ने कहा। आरजू थी कि कब्बन खान मरहूम के जानशीन बन्ने खां की चौकी पर बिठाने की रस्म अदाई के मौका पर उस्ताद बिठल भी मौजूद हो। कल जुमे का दिन है। इस दिन की रीत है, उस्ताद बिठल से दरख्वास्त की गई है कि वो कल अपने हाथों से बन्ने खान को अड्डा सपुर्द करने की रस्म अदा करे। चारों तरफ से मुसरत के इजहार में उठने वाले नारे बन्ने खां की हर दिल अजीजी के गुमाज थे। गोया अब कल तक भी फैजाबाद रवाना होने की सूरत नहीं थी। अड्डे से उठ के हम सलमा की खैर खबर लेने शमशाद खां के भाई के घर चले आए। रहबरी के लिए शमशाद खान ने एक आदमी हमारे साथ कर दिया था। मुरादाबाद के मुसाफिर खाने में कयाम के दौरान में सलमा को जुमरू और जोरा से मनूस हो जाना चाहिए था। उन्हें देख उसका चेहरा खिल गया। सलमा ने बताया कि मेज़बानों ने तो हद कर दी। इस कदर तकल्लुफ और तवाज़े की कि घबराहट होने लगी है। मेज़बान खवातीन के सामने सलमा लखनऊ के खास मुकामात और बाजारों की सैर के लिए जाने वाली थी। वो हैदराबाद के महल दुमहलों के आदाब से खूब वाकिफ थी। सो से लखनऊ के औस दर्जे के खानदान के सामने नशस्त बर्खास्त में दुश्वारी पेश नहीं आ रही होगी। साहिबान, रेशम फूल, चंद नर्म लतीफ़ लफ्ज़ और एक निगाह लुत्फ़ भी आदमी के लिए ग़िज़ा की मानित है। ज़िंदगी बढ़ती नहीं तो आसान ज़रूर हो जाती है। जुमरू और जोरा ने खुदा हाफिज़ कहते हुए सलमा के सर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें चमकने लगीं। बिठल को बता के हम तीनों अड्डे से निकल गए। हज़रत शामीना के मज़ार, भूलभुलैया और चितर मंजिल होते हुए दरिया गोमती की तरफ चले गए। दोपहर का खाना भी हमने अमनाबाद के एक मामूली होटल में खाया। खाना अलबत्ता मामूली नहीं था। कभी पैदल, कभी तांगे पर बेसरों पर घूमते घामते शाम को जुमरू फिर मुझे डॉक्टर श्रीवास्तव के मतब में ले आया। मुझे अब ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। ताम जुमरू की ख्वाहिश पर डॉक्टर ने पट्टी की तजदीद कर दी। सूरज डूबते वक्त कहीं हमारी वापसी मुमकिन हो सकी। अड्डे पर गुज़िश्ता रात से ज़्यादा गहमा गहमी थी। फर्श धोया जा रहा था, झंडियाँ लगाई जा रही थीं, दीवारों, मुंडेरों और ताकों पर तरतीब से चिराग रखे जा रहे थे। गली में सदके के लिए बंधे हुए काले बकरे शोर मचा रहे थे। रात के खाने पर भी कुछ कम एहतमाम नहीं था। शमशाद खां के मशवरे पर रात के खाने से पहले हमने कपड़े बदल लिए थे। जुमरू का ख्याल था कि आज मुजरे की महफिल ज़रूर आरास्ता की जाएगी, लेकिन खाना ख़त्म होते ही शमशाद खां चौकी से उठ गया। बाहर तांगे तैयार खड़े थे। कुछ ही दूर जाके हमें शमशाद खां के इरादे का अंदाज़ा हो गया। बाजार के सिरे पर सब तांगों से उतर गए। बाजार में दुनिया ही दूसरी थी। किसी मेले का सा मंजर, रोशनी, फूल, रंग बिरंगे ज़रक बरक मलबूसात, झरोकों, जालियों, दरवाज़ों और चिलमनों से ताने उमड़ रही थीं। हवा में जैसे राग घुले हुए थे। यूं भी शमशाद खां की आमद से बाजार में हलचल सी मच गई थी। किसी तरफ से गजरे, किसी जानिब से इतर की फरेरियों की नज़र। कोई गिलोरियाँ तश्तरी में लिए लपका चला रहा है। कश्मीरी चाय के किसी खास दुकानदार ने शमशाद खां से कुछ देर ठहर जाने की अल्तजा की। शमशाद खां सलाम का जवाब देता, सुनी अनसुनी करता और लोगों से सरसरी तौर पर हाल अहवाल पूछता हुआ तेज़ कदमों से बढ़ता रहा और बाजार के वस्त में वाक़या एक मंजिला इमारत के सामने आके ठहर गया। बन्ने खां ने कोहनी मार के सरगोशी में जुमरू को बताया कि ये चांदनी का बाला खाना है, आजकल उसी की हुकूमत है। ईमान से जुमरू, नज़ारे की चीज़ है। बन्ने खां की आवाज़ भड़क रही थी, बहक रही थी। मतलब है, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है बन्ने मियाँ, जुमरू ने राजदराना लहजे में कहा। क्यों जुमरू भाई? बन्ने खां पलके छिपकाने लगा। ये राजपाट ज़्यादा राज नहीं आता तारा बेगम को, इसका पिंजरा जल्दी खाली हो जाता है। आपके बाहर से नहीं, तारा बेगम की अपनी बनाई सवारी बुलबुल है। तारा बेगम ने चुपके चुपके परवान चढ़ाया और सुना है खूब मांझ के एकदम से महफिल में उतारा है। पूरे लखनऊ में धूम है। तारा बेगम की अपनी बेटी है क्या? यही समझ लो, बचपन से उसी के पास है। बेटी ही कहती है, झूठ सच खुदा जाने। बालाई मंजिल के रेशमी पर्दों में सरसराहट हुई और किसी ने झांक के देखा। शमशाद खां ने अड्डे का एक आदमी अपनी आमद की इतला देने ऊपर भेज दिया था।
दूसरे ही लम्हे 2 साजिंदे एक तनुमंद शख्स के साथ नीचे आ गए। उन्हीं के जलों में हमने सीढ़ियों पर कदम रखा। ऊपर दरवाजे पर गोटा किनारी, टिके गुरारे, चैम्बर और गुलाबी दुपट्टे में लिपटी जेवरात से लदी फदी एक अधेड़ उम्र खुश जमाल औरत हमारे इस्तकबाल के लिए मुस्तरब खड़ी थी। यह तारा बेगम ही हो सकती थी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा, वो खुद भी बाजार की मुंतखब औरतों में से एक होगी। सर खम करके उसने शमशाद हाँ को और हम सबको बारी बारी आदाब किया और खनकती आवाज़ में बोली, बंदी तो समझ रही थी, अब क्या आना होगा, अब तो शायद कासिद ही आए। बस क्या बताएं मलका आलम, निकलते निकलते देर हो गई। शमशाद खां ने लहक के कहा, हाँ सबको मालूम होगा कि बंदी जुमेरात को महफिल नहीं सजाती, कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि जुमेरात को। आपने को मालूम है? शमशाद खां ने इसकी बात काट के कहा, क्या करें, इधर कोलकाता के बादशाह अपने जाने जिगर उस्ताद बिठल को वापस जाने की जल्दी है। अखा, आप ही हैं उस्ताद बिठल? तारा बेगम चहकती आवाज़ और चमकती आंखों से बोली, बहुत नाम सुना था सरकार का, आज दीदार भी हो गए। तारा बेगम ने शाइस्तगी से बिठल को दोबारा आदाब किया और ठुठक के बोली, जही नसीब, बंदी के बख्त जागे। उस्ताद बिठल ने गरीब आने का रुख किया, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बिठल के होंठों पर मुस्कुराहट की एक लहर आके गुजर गई। बंदी ज़रूर हाजिर होती खां साहब। तारा बेगम माजरत खोहाना लहजे में बोली, लेकिन खुदा गवाह है, किसी से पूछ लीजिए, ज़माना हो गया बंदी ने बाहर की महफिल आराई का सिलसिला तरक किया हुआ है। पिछले दिनों नवाब साहब मुन्नवर अब्बास के यहाँ कोई बड़ा फिरंगी अफसर आया था। नवाब साहब से बरसों के मुरासिम है, बहुत ख्याल करते हैं ना चीज़ का। बंदी ने दस्त बस्ता माफ़ी मांग ली। नवाब साहब की आली ज़रफ़ी है, ना सिर्फ बंदी की इल्तजा कबूल की, बल्कि फिरंगी ऑफिसर के साथ बनफ्से नफीस तशरीफ़ लाए। उन्होंने कम तरीन का मान रखा, बड़ी इज्जत दी। आपने को कोई गिला नहीं है तारा बेगम? शमशाद खान ने बेपरवाही से कहा, बहुत चर्चा हुआ था तुम्हारे इनकार का, हमने भी सुना था। लोगों ने पतंगड़ बना दिया, बात जरा सी थी, पर नवाब साहब की बात और है, हम तो फ़कीर लोग हैं। सुबहान अल्लाह, तारा बेगम खिलखिला पड़ी। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, मालूम होता है आप पर तो वक्त ही नहीं गुजरा। वही सज धज, वही आन बान, किसी की नज़र न लग जाए, माशाल्लाह वही शोखी और जिंदा दिली है। और तुम्हारा अपने लिए क्या ख्याल है? शमशाद खान ने शगफ्तगी से कहा, वक्त को तो सच्ची तुमने पंजे में दबा रखा है। तारा बेगम के रुखसारों पर लाली दौड़ गई। अब क्या रखा है खान साहब, दास्तान ख़त्म हुई। बस आपका हुस्न नज़र है, अपने पास तो नज़र है, बाकी तो सारा तुम्हारे पास है। क्या खूब ज़रा नवाजी है आपकी, इस दिलजोई से जी को बहुत दिलासा होता है। लेकिन वो बल खा के बोली, वक्त कितनी रियायत देता है। हम एक मुतसर आरास्ता पैरास्ता देवड़ी जैसी गुजरगाह में खड़े थे। शमशाद हाँ के टुकने पर तारा बेगम पशेमान हो गई। उसने आगे बढ़ के और हाथ फैला के हमें अंदर आने की दावत दी। हम हाल के तर्ज के जगमगाते हुए कशादा बेजुई कमरे में दाखिल हुए। कमरे के 3 अतराफ महराबें बनी थीं और दरमियान में रेशमी पर्दे सरसरा रहे थे। महराबों के पार एक तरफ बड़ी शैनशीन, दूसरी जानिब कुछ फासले पर बेशुमार ताकों से मुज़य्यन दरो दीवार में करीब करीब मुतअद्दिद कमरों के मुनक्कश दरवाजे नजर आ रहे थे। छत, सतून और दीवारों पर पिचीकारी बहुत महारत से की गई थी। रंग बिरंगे नक्शो निगार में जड़े हुए शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से किसी शीश महल का गुमान होता था। छत के वस्त में एक बड़े फानूस के अलावा जबजा छोटे फानूस रोशन थे। सारी तज़ीन व आराइश शाहाना थी। नवाब राजे ही यहाँ आते होंगे। बिठल और शमशाद खां सजिंदों के मुकाबिल की नशिस्त पर पहलू ब पहलू बैठ गए। मैं, जोरा और झुमरू, बन्ने खान और अड्डे के 3 आदमी उनके दाएं बाएं। कोई साजिंदा मधम सुरों में सितार से शिरहानी कर रहा था। खास तान और पेचवान तैयार थे। साजिंदों ने कुछ ही देर में साज संभाल लिए। तारा बेगम मेहमानों के अंदाज में बिठल और शमशाद खां के करीब बैठ गई। यकयक बाएं जानिब से तस्लीमात करती, छम छम करती हुई, तीखे हालो खद गंदमी रंगत की एक नौजवान दिलकश लड़की ने आके साजों पर रक्स शुरू कर दिया। यही चांदनी है क्या? कल इसी पर खून हुआ था? जुमरू ने बेताबी से पूछा। नहीं जुमरू भाई, बन्ने खां ने ज़ेरे लबी से कहा, ये तो इसकी छूट भी नहीं है। ये तो ज़रा महफिल गरमाने का चौंचला है, पर यह भी बहुत पटाखा है बन्ने मियाँ। भूल गए तारा बेगम का बालाखाना है, कोई ऐसी वैसी तो यहाँ ठहर भी नहीं सकती। तस्वीर की तरह बनाती है तारा, एक नंबर की पारख है। लड़की ने अपना सरापा साजों से हम आहंग करने की अच्छी मशक की थी। रफ्ता रफ्ता जैसे इसके पाँव, इसके हाथ, इसका सारा बदन ही साजों के इशारे का मामूल बन गया। वो साजों का कोई हिस्सा बन गई या साज उसके सरापा में मदगम हो गए। सब गुमसुम से थे। लड़की को आए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि तारा बेगम ने हाथ उठा दिया।
लड़की ने नहीं देखा, लेकिन साजिंदों ने साज मधम कर दिए थे और तबला नवाज ने तबले से हाथ उठा लिए थे। लड़की के पैरों में भी फिर कोई जंजीर सी पड़ गई। क्या गजब कर दिया, क्यों रोक दिया? शमशाद खां ने हजानी लहजे में कहा। जल्दी बहकने लगती है, तारा बेगम इठला के बोली। अभी 9 अमूस है। किससे सिखवा रही हो? शमशाद खां ने इश्तियाक से पूछा। कोई बड़ा गुनी लगता है। शुक्र है बारे खातिर ना हुआ। बंदी तो डर रही थी। तारा बेगम मुस्कुरा के बोली। बरदू, इनके गुरुदेव जोशी बाबू का नाम शायद सुना हो। वो तो अब 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलते। कुछ अरसे के लिए इनके पास भेजा था, बड़ी मिन्नत की थी, तब माने। वहां जाके ये दीवानी होगी पगली। लगता है नृत्य के लिए बनी है। अभी क्या देखा आपने, गजब ढाने वाली तो अब आया चाहती है। उसी के लिए तो अपने बिट्ठल भाई को खींच के लाए हैं। उस्ताद तो जमाना देखे हुए हैं। इनके सामने इसे हाजिर करते हुए सच पूछिए तो दिल धड़कता है। खुदा लाज रखे, मेरी इल्तजा है, कोई कोताही हो तो बच्ची समझ के दरगुजर कर दीजिएगा। अभी दिन ही कितने हुए हैं ऐसे महफिल में आए। पर देर क्या है तारा बेगम, जलवा कराओ। क्या खान साहब, अब ऐसी भी क्या बेसब्री। जरा दम लीजिए, कुछ चाय वगैरह नोश कीजिए। एक जमाने के बाद तो आपने गरीब खाने का रुख किया है। वो तो आना भी अपने भाई उस्ताद विठल की वजह से हो गया। कब्बन के जाने के बाद अब कहीं आने जाने को जी नहीं करता। आपने कब्बन खां का क्या जिक्र छेड़ दिया? तारा बेगम अफसुदगी से बोली। आपके दुख का अंदाज़ा है खान साहब। आप ही का तराशा हुआ हीरा था। यहाँ सभी को बहुत कलक था। किसी को यकीन ही नहीं आता था, ऐसा जवान जहान कड़ियल दिल वाला आदमी। ये उम्र तो ऐसी ना थी। कभी कभी यहाँ आते थे और क्या आला ज़ौक़ पाया था। इतने शेर याद थे कि अलामा। हर मौका पर एक शेर हाजिर। हाय कैसा बांका शख्स था। इन जैसा शायद ही लखनऊ वालों को कोई मिले। आपने बहुत अच्छा किया जो चौकी पर वापस आ गए। पर दिल का क्या करें, नहीं लगता तारा बेगम। क्यों कर लगेगा, मगर हाँ साहब, आप चले गए तो न जाने कैसी लूट मार मचे। जब तक कब्बन खान की जगह लेने के काबिल कोई न मिल जाए, मेरी तो यही विनती है कि आप ही बैठे रहें। नहीं तारा बेगम, बन्ने हाँ को कल चौकी पर बिठा रहे हैं। बिठल भाई को इसलिए रोका है। बन्ने को कब्बन भी बहुत समझता था। अपना तो ये आखिरी दिन है। क्या कह रहे हैं आप? तारा बेगम ताजुब से बोली। तारा बेगम पलकें पटपटाने लगी और उसकी मुंतशर निगाहें आखिर बन्ने हाँ पर आके ठहर गईं। अरे वाकई ये तो सामने ही बैठे हैं, कैसे अलग अलग। अब तो शायद अपने होशो हवास भी गए। बंदी ने आपके उस्ताद के सिवा किसी और पर गौर ही नहीं किया। बन्ने हाँ कब्बन खान मरहूम के साथ कई बार आ चुके हैं। माशाल्लाह, अब तो कुछ और ही तेवर हैं, शहजादों की तरह। जुमरू ने बन्ने हाँ को कोहनी मारी तो बन्ने हाँ का जिस्म अकड़ सा गया। इतनी देर में 2 कमसिन लड़कियां हाथों में तश्त उठाए कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने हमें सलाम किया और हमारे सामने तश्त रख के फ़ौरन वापस चली गई। मिठाइयाँ, खुश्क मेवे, फल, भुना हुआ धनिया, इलायची दाने और नफीस किस्म के बर्तनों में चाय। ये क्या है? शमशाद खां झिझकते हुए बोला। कुछ भी नहीं। बंदी तो कुछ कर ही नहीं सकी। हाजिम रात की शाम जियारत के लिए जाती हूँ। बरसों का मामूल है, आज वहाँ कुछ देर हो गई। मोहलत ही नहीं मिली किसी एहतमाम की। इधर बानो की तबीयत कुछ नासाज थी। हकीम भूरे मियाँ के यहाँ आदमी भेजा। उन्हीं की दवा बानो के लिए शाफी है। बड़ी फिक्र थी। बंदी ने कहा, बिटिया आई तो खुद को संभाले रखना, खास मेहमान आने वाले हैं। आप कैसी है वो? शमशाद खां ने तशवीश से पूछा। अल्लाह का करम है, तबीयत बहाल है। नहीं खान साहब, इतना तो मुझे भी ख्याल है। तुम्हें नहीं होगा तो और किसको होगा? क्या बताऊं कैसे कैसे जतन किए, कितनी आरजुओं और मिन्नतों के बाद ये दिन आए हैं कि बानो किसी लायक हुई है। जी जान से बानो पर मेहनत की है, अपने ऊपर भी शायद इतनी नहीं की। कौन सा ऐसा उस्ताद है जिसके दर पे जाके भीख नहीं मांगी, कहाँ कहाँ ना गई। कोई ऐसे ही तो नहीं बन जाता साहब। तारा बेगम की आवाज़ भराने लगी। हाँ तारा बेगम, बिल्कुल आधे आधे की बात है। आधा अपना होता, आधा दूसरों का। जितना आदमी अपने काम का होता है, उतना दूसरों की भी उसको ज़रूरत पड़ती है, वजह कहते हैं। तारा बेगम सर हिला के बोली। बेशक बानों में खुद बड़ी सलाहियत थी। मेरा काम तो उजालना उजागर करना ही रहा है। मैं हर लड़की को बानो नहीं बना सकती, इसलिए हर लड़की बानो नहीं होती। लेकिन अब एहसास होता है कि बानो को इतना वक्त ना देती, उसे उसके हाल पर छोड़ देती तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों तारा बेगम? शमशाद खां ने उलझ के कहा। पछतावा कैसा? बानो तो अब तुम्हारे लिए हुकूमत है। तुम्हारे खर्च किए हुए वक्त का एक एक पल और लुटाए हुए पैसे की एक एक पाई हज़ार के हिसाब से वापस आएगी। देखना, बानो लक्ष्मी साबित होगी। दौलत सुख भी तो साथ लाए। क्या क्या मतलब? कोई दुख है तुम्हें? नहीं, शुक्र है मौला का। बोलो बोलो तारा बेगम, क्या बात है? कुछ नहीं खान साहब, तारा बेगम ने आह भर के बोला। बस दुआ कीजिए, खुदा बानो को सलामत रखे, उसे बलाओं से महफूज रखे। वही तो अब ताबीर, वही तो अब एक उम्मीद है। ना बानो किसी को बार बार मिलती है, ना जिंदगी इतनी
तारा बेगम जाने क्या कहना चाहती थी कि इसकी आवाज़ हलक में घुट गई। हमको बताओ तारा बेगम। शमशाद खां बेकरार हो गया। क्या बताऊं खान साहब? तारा बेगम यसीयत से बोली। उसने सामने रखी हुई नू बानू चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहिए और तश्तरी उठा के पहले बिठल की तरफ फिर शमशाद खां की तरफ बढ़ाई। कोई परेशानी है तारा बेगम? जी में अटकाव रहेगा। शमशाद खां ने इसरार किया। बंदी को डर है जुबान बहक ना जाए। नहीं नहीं, खुल के बोलो। आपने कल की बाबत कुछ नहीं सुना? तारा बेगम की आवाज़ में शिकवा नुमाया था।